नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो हम आज एमपी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित सभी प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। 2018, 19 तथा 20 3 वर्षों का संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको इस सीरीज़ में प्राप्त होगा। ये सीरीज़ आपको 5 भागों में प्रदान की जाएगी, जिसके एक भाग हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए, तो अपने सभी मित्रों को आमंत्रित करें और ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। फ्री फॉर ऑल, एजुकेशन टू ऑल, हमारा परिवार जीएस परिवार। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और अपने सभी मित्रों को एक बार इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, सुधीर रंजन मोहंती को। सुधीर रंजन मोहंती मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए। साथ ही यदि हम बात करें बसंत प्रताप सिंह, देखिएगा ज़रा, बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश में वर्तमान में आपके चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त 243 के आर्टिकल 243 के अंतर्गत आपका आता है और कौन है? बसंत प्रताप सिंह। जबकि विजय कुमार सिंह की यदि हम बात करें तो वर्तमान में आपके डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। महानिदेशक कौन है? आपके विजय कुमार सिंह हैं। सुधीर रंजन मोहंती मुख्य सचिव हैं और बसंत प्रताप सिंह चुनाव आयुक्त हैं। यदि हम भारत के चुनाव आयोग की बात करें तो भारत में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं, जबकि दो अन्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और अधिकतम एज इसकी 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली वायरोलॉजी लैब की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो मध्य प्रदेश की पहली वायरोलॉजी लैब बनाई गई है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली वायरोलॉजी लैब बनी है। वायरोलॉजी लैब में वायरस का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मानव शरीर में या इस दुनिया में फैलने वाली जो बीमारी होती है वो वायरस से जब आती है तो एक महामारी के रूप में आती है। फॉर एग्जांपल, अभी यदि आप वर्तमान में देखोगे तो कोरोना महामारी एक वायरस के कारण आई, और वायरस कौन सा है? कोविड-19। देखिएगा, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 ये कोरोना वायरस, इसी प्रकार से इन वायरसों का अध्ययन करने के लिए वायरोलॉजी लैब की स्थापना हमने कहाँ पर की है? भोपाल में की है। यदि आप बात करोगे कोरोना का पहला केस, भारत में कोरोना का पहला केस मिला था आपको केरल में, जबकि कोरोना से पीड़ित पहले व्यक्ति की डेथ हुई थी कर्नाटक में। क्लियर हुआ? और कर्नाटक के मैंगलोर में ही हमने हाल ही में क्या किया? इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी की स्थापना की है। देखिए, ये हमारी कुछ राजधानियाँ हैं। जैसे आप बात करोगे मध्य प्रदेश की, अभी हमने बात करी राजधानी क्या है? भोपाल। उसी प्रकार से अन्य राजधानियाँ हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या मिलेगी आपको? भोपाल। व्यावसायिक राजधानी इंदौर, खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, पर्यटन राजधानी पचमढ़ी। देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी आपका पचमढ़ी है। पचमढ़ी में दर्शनीय स्थल आपके छोटा महादेव, साथ ही मड़ई भी एक दर्शनीय स्थल है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आपका आता है। मेघनीज राजधानी बालाघाट है। संगीत राजधानी आपकी मेहर है। देखिएगा, तानसेन नगरी ग्वालियर है, जबकि संगीत नगरी कौन है? आपकी मेहर। माँ शारदा का मंदिर है यहाँ पर। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। धार्मिक राजधानी उज्जैन है और न्यायिक राजधानी जबलपुर में। क्लियर हुआ? साथ ही हमने देखा था उज्जैन में सेब भोग प्लेस, साथ ही महाकालेश्वर मंदिर को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के रूप में बताया गया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि द्विमुखी शिवलिंग कहाँ पर है? आपके ओंकारेश्वर खंडवा में। जबकि सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर मिलेगा? भोजपुर में मिलेगा। क्लियर हुआ? देखिए, अगला प्रश्न, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में म्यूजियम के लिए किस शहर को प्रस्तावित किया गया है? तो म्यूजियम के लिए जो आपका शहर बन रहा है वो बनेगा आपका ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या उपरोक्त सभी। तो इसके आंसर होंगे आपके उपरोक्त सभी। ग्वालियर को भी बनाया जा रहा है, इंदौर, भोपाल, और साथ में एक और शहर है आपका चंदेरी। सुना होगा, चंदेरी की साड़ियाँ काफ़ी फेमस होती हैं।
चंदेरी आपका मुंगावली तहसील में आता है। मुंगावली तहसील आपका अशोकनगर ज़िले के अंतर्गत आता है। अशोकनगर ज़िला जो पहले गुना ज़िले के अंतर्गत आता था, किंतु गुना से अलग हुआ अशोकनगर। अशोकनगर की मुंगावली तहसील और चंदेरी में क्या आपकी चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है। मुंगावली में ही एमपी की पहली आपकी खुली जेल थी और एकमात्र महिला जेल आपकी कहाँ पर बनी है? होशंगाबाद में बनी है, नवजीवन शिविर के नाम से। क्लियर हुआ। यूनेस्को यदि बात करें तो यूनेस्को पूरे विश्व में ऐतिहासिक धरोहरों को अपने संरक्षण में लेती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में 1946 में इसकी स्थापना होती है। आंद्रे अजोले इसके हेड हैं। मध्य प्रदेश के भी आपके 3 प्रमुख स्थल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में शामिल है यूनेस्को में। प्रथम है आपका खजुराहो 1986, सांची स्तूप 1989, भीमबेटका 2003। ये तीनों स्थायी रूप से शामिल है। जबकि अस्थायी रूप से शामिल होने वाला कौन है आपका? ओरछा। ओरछा में राजा राम का मंदिर है। देखिएगा, भगवान राम का मंदिर कहाँ पर है आपका? ओरछा में। पूरे भारत में भगवान राम के बाल अवतार के केवल आपको 2 मंदिर मिलेंगे। एक मिलेगा अयोध्या में उत्तर प्रदेश और एक मिलेगा ओरछा में मध्य प्रदेश। भगवान राम के बाल अवतार के पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में आपको 2 मंदिर मिलेंगे, अयोध्या उत्तर प्रदेश और ओरछा मध्य प्रदेश। ओरछा निवाड़ी ज़िले के अंतर्गत आता है। निवाड़ी 52वां जिला बना है, जो अलग हुआ है आपका टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ आपका सागर संभाग में आता है। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं: सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पद्मश्री अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा, पद्मश्री अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है श्री बाबूलाल दाहिया, प्रताप सिंह हार्डिया, कैलाश मड़वैया या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो पद्मश्री अवार्ड 2019 से 3 व्यक्तियों को ही सम्मानित किया है, बाबूलाल दाहिया को, प्रताप सिंह हार्डिया को और कैलाश मड़वैया को। ये तीनों मध्य प्रदेश से हैं। अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन को रोकने से संबंधित अभियान कौन सा शुरू किया गया है? तो जो अवैध खनिज होते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से इनका जो उत्खनन किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि नर्मदा नदी में से जो रेत चुराई जाती है, इस प्रकार के जो टेंडर लिए जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, ये सब क्या होता है? इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए, पुखराज अभियान। पुखराज अभियान आपका अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन को रोकने से संबंधित होगा। आपने पुष्पक का नाम सुना होगा। पुष्पक जो विमान था वो किसका था? रावण का एक विमान हुआ करता था, पुष्पक विमान। और पुखराज किससे? अवैध खनिज उत्खनन से। अगला प्रश्न है, 15वें विधानसभा के लिए सामयिक अध्यक्ष मतलब ये कुछ समय के लिए आता है, प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, मध्य विधानसभा हो लोकसभा हो, इनमें अध्यक्ष पद से पहले प्रोटेम स्पीकर आता है। प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? विधानसभा के सभी जीते हुए मेंबर्स को विधानसभा के सदस्य पद की सदस्यता दिलवाता है, शपथ दिलाता है। उसी प्रकार से लोकसभा में लोकसभा के सदस्य पद की शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए जरा, प्रोटेम स्पीकर जो बना है वो कौन बने थे आपके? ऑप्शन नंबर बी, दीपक सक्सेना बने थे। मध्य प्रदेश में आपके चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावों में कमलनाथ जी सरकार बनती है। कमलनाथ की सरकार में प्रोटेम स्पीकर छिंदवाड़ा के ही जीते हुए विधायक दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। किंतु मुख्यमंत्री बनाया गया कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी के काफ़ी करीबी व्यक्ति हुआ करते थे दीपक सक्सेना, हुआ करते थे, क्या हैं अभी वर्तमान में, छिंदवाड़ा से ये भी। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधानसभा के सदस्य होना जरूरी है। यदि आप सदस्य नहीं हो तो आपको 6 माह के अंतराल के अंदर किसी एक सीट से चुनाव लड़ना होगा और विधानसभा सदस्य पद को ग्रहण करना होगा। लेकिन उन्होंने शुरू में चुनाव नहीं लड़ा, मुख्यमंत्री बनाए गए और 6 माह के अंदर अंदर उनको सीट प्राप्त करनी थी, तो कमलनाथ जी के लिए एक सीट छोड़ी थी। वो कौन थे? दीपक सक्सेना थे। तो दीपक सक्सेना ने छिंदवाड़ा से अपनी सीट छोड़ी और उस सीट पर कमलनाथ जी चुनाव जीते और मुख्यमंत्री आपके बने रहे। कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री आपके कमलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद जाया करते थे, लेकिन इस बार वो जब मुख्यमंत्री बन गए तो सांसद पद के लिए उन्होंने अपने ही पुत्र नकुलनाथ को खड़ा किया। मध्य प्रदेश भारत के 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी लोकसभा चुनाव हुए। 29 सीटों में से 28 सीटों पर, देखिएगा, 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी ने सरकार बनाई, जबकि एकमात्र सीट नकुलनाथ छिंदवाड़ा से जीते। एकमात्र सीट नकुलनाथ छिंदवाड़ा से जीते।
71% मतदान हुआ था। और एक स्पेशल सीट जो मानी जाती थी कांग्रेस का गढ़, वो सिंधिया राज परिवार, वो भी चली गई। तो मोदी लहर में सब गए, लेकिन कौन बच गए? कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा से ये सीट जीत कर ले गए। वर्तमान में यदि हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष हैं अभी जगदीश देवड़ा, ये बीजेपी से। लेकिन जगदीश देवड़ा आपके कैसे हैं? कार्यकारी है, एक्टिंग है। सदन के नेता मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च सन 2020 से। और यदि नेता प्रतिपक्ष यानी प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो कौन है? माननीय श्री कमलनाथ, जो कहाँ से? कांग्रेस से। अगला प्रश्न, जय किसान फसल ऋण माफी योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ है? हुआ है। किसने किया है? कमलनाथ जी सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। अब किसका हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। घोषणा तो इसी प्रकार की हुई थी कि 15 जनवरी सन 2019 से घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश के सभी भाइयों बहनों, जितने भी किसान मेरे मित्र हैं, किसान मेरे माताएं बहनें और जो मेरे भाई लोग हैं बड़े, सभी का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसी योजना की शुरुआत हुई थी 15 जनवरी सन 2019 को। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर ए वाहिदा रहमान को। वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया है किशोर कुमार सम्मान से। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 के लिए कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2018 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्रधर को। अशोक चक्रधर को कवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिएगा, कवि प्रदीप का गाना आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस गाना है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया भी था। इनका लिखा हुआ गाना है, सुना हो तो आपने। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। ये आपने सुना होगा, काफ़ी प्यारा भजन था। जो भी व्यक्ति इस भजन को सुनता है, इस सॉन्ग को सुनता है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। इसको लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया गया ऑप्शन नंबर बी रवीश कुमार को। तो राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान ऑप्शन नंबर बी रवीश कुमार। वर्ष 2018 के लिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो मैथिली शरण गुप्त प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर ए मंजूर एहतेश्याम। याद रखिएगा, ये जितने भी आपके सम्मान है वो सभी को हम कवर करेंगे 2018। आने वाली सीरीज में हम 2019 भी करेंगे। 2020 में तो आपका लॉकडाउन लग चुका है कोरोना महामारी के समय, बाकी 2018 फिर हम 2019 में करेंगे। होता क्या है, 2018 के 19 में दिए जाते हैं, 19 के 20 में और 20 के 21 में प्रदान किए जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्रदान हुआ है मंजूर एहतेश्याम को। वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो कबीर सम्मान प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर डी गोरटी बेकन्ना। गोरटी बेकन्ना ने वर्ष 2018 का कबीर सम्मान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऑप्शन नंबर ए गोविंदा को। देखिए, मध्य प्रदेश में सभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए फिल्में बनाएं, साथ ही मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए गोविंदा, जो इस प्रकार के प्रचार प्रसार करते हैं कि सभी लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो, मध्य प्रदेश में आए, पर्यटन को बढ़ावा मिले। गोविंदा की यदि हम बात करें तो गोविंदा का वास्तविक नाम है गोविंद अरुण आहूजा। गोविंदा अरुण आहूजा इनका वास्तविक नाम है। और गोविंदा अरुण आहूजा की पहली फिल्म यदि आपने देखी हो, हमने देखी, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, एक डायलॉग भी सुनाएंगे हम उसका। तो पहली फिल्म थी इनकी इल्ज़ाम। गोविंदा अरुण आहूजा जो मध्य प्रदेश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, इनकी पहली फिल्म थी इल्ज़ाम। और इल्ज़ाम का आपने एक डायलॉग सुना होगा, सगाई के दिन लड़का ना आए तो एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है राहुल गांधी। सुनिएगा, सगाई के दिन लड़का ना आए तो एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है राहुल गांधी, ये सिर्फ कौन जानता है? लड़की का बाप जानता है। तब पीछे से खड़ी हुई अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, सुनिएगा, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ, तुम टाइपिंग इंग्लिश करने वाली, मैं स्पीकिंग गूगल बोलने वाला हूँ,
करना मुझको माफ़, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊँगा, ये शादी जैसी बातें अब तुमसे ना कर मैं पाऊँगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड 2019 कहाँ पर आयोजन किया गया? तो 19वां इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड, इसका आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर बी इंदौर में। देखिए, इंडियन टेलीविज़न अवार्ड इंदौर में होता है। साथ ही आपका आईफा अवार्ड इंदौर और भोपाल में होने वाला था, किंतु कोरोना महामारी के समय ये नहीं हो पाया और उसको स्थगित कर दी। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता बनाए गए ऑप्शन नंबर सी शशांक शेखर को। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता बने शशांक शेखर, जबकि विजय कुमार सिंह कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी हैं विजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न, अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनिवर्सिटी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 2010 में हुई थी। कब हुई थी? आपके सन 2010 में। जबकि अन्य यदि हम देखें, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की स्थापना होती है सन 1964 में, बरकतुल्ला भोपाल में सन 1970 में, जबकि देवी अहिल्या आपकी इंदौर में सन 1964। तो याद रखें, रविंद्रनाथ टैगोर 2010, जीवाजी 1964, देवी अहिल्या 1964 और बरकतुल्ला 1970। अगला प्रश्न, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन है? तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार छाप लीजिए। मध्य प्रदेश में होने वाली जितनी भी आपकी वैकेंसियाँ हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर होगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको बोला था स्पोर्ट्स के सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में पदक किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। गोरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से? तो गोरांशी शर्मा मध्य प्रदेश की एक स्टार खिलाड़ी जो बैडमिंटन खेलती है। तो गोरांशी शर्मा का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर ए विद्याधर व्यास को। विद्याधर व्यास 2019 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। तानसेन की यदि हम बात करें, तानसेन नगरी ग्वालियर को कहा जाता है और तानसेन ग्वालियर के ही एक सम्राट राजा मानसिंह के दरबार में दरबारी हुआ करते थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में दरबारी हुआ करते थे तानसेन। बाद में यह अकबर के नवरत्न में शामिल हो जाते हैं। तानसेन ग्वालियर के दरबार में शामिल हुआ करते थे, बाद में यह अकबर के दरबार में चले जाते हैं और नवरत्न में शामिल होते हैं। तानसेन इस प्रकार के राग गाया करते थे। इनकी जो राग थी मल्हार की राग, जब ये गाया करते थे, दीपक की राग काफ़ी फेमस है, जब ये गाया करते थे तो दीप जल जाते थे और ऐसा कहा जाता है अंत में दीपक राग गाया गया और जिससे इनका गला जल गया, क्योंकि जब ये गाते थे पूरे डूब जाते थे और इनका गला जल जाता है। इसके बाद इन्हीं की बहन ने एक मेघ राग गाया था, यानी कि वर्षा हो जाती है लेकिन पर वो ठीक नहीं हो पाए, बाद में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तानसेन के 2 गुरु रहे थे, मोहम्मद गोश और देखिएगा तानसेन के गुरुओं में यदि हम देखेंगे एक मुस्लिम गुरु रहे थे आध्यात्मिक गुरु के नाम से। ठीक है, मोहम्मद गोश के साथ में ही इनका मकबरा भी है। कहाँ पर है आपका? ग्वालियर में। ग्वालियर में इनका मकबरा बना हुआ है जो कि अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। तानसेन नगरी ग्वालियर है, संगीत नगरी आपकी मेहर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए खजुराहो में। खजुराहो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जिसको 1986 में यूनेस्को ने शामिल भी किया था। साथ ही बात करें, खजुराहो छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। खजुराहो में आपका एक एयरपोर्ट भी है, हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश में आपके कुल 5 हवाई अड्डे हैं। एक तो आपका मिलेगा खजुराहो छतरपुर में, 4 अन्य की यदि हम बात करें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और 5वां मिलेगा खजुराहो छतरपुर में। मध्य प्रदेश में
इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दर्जा प्राप्त करने वाला पहला बना है, जबकि दूसरा हवाई अड्डा प्रस्तावित है आपका भोपाल। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स कहाँ पर शुरू किया गया है? तो प्रदेश का पहला गोल्फ कोर्स शुरू किया जा रहा है निनोद सांची में। निनोद सांची, सांची की बात करें तो सांची स्तूप के लिए भी ये फेमस है। सांची को 1989 में यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल किया था, 2003 में भीमबेटका को और 1986 में शामिल किया था खजुराहो को। क्लियर हुआ? यूनेस्को ऐतिहासिक धरोहर में शामिल करती है, यूनेस्को संरक्षण करने का काम करती है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले इसके हेड है। 1946 में स्थापना होती है। महिलाओं द्वारा संचालित ई सवारी रिक्शा सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो ई सवारी रिक्शा सेवा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा सेवा ये महिलाओं के द्वारा चलाई जाएगी। और कहाँ पर? उज्जैन में। तो उज्जैन में इसका शुभारंभ किया गया है। देखिए विद्यार्थियों, जीएस परिवार आपका अपना परिवार है, हमारा अपना परिवार जीएस परिवार एजुकेशन टू ऑल, फ्री फॉर ऑल। ये जो फ्री फॉर ऑल एजुकेशन है इसको हर विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। सभी विद्यार्थियों से कहें यूट्यूब पर जाएं, जीएस परिवार को सर्च करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। एक वीडियो देखने के पश्चात यदि आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं और साथ ही कमेंट बॉक्स पे आधार पर नई क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आपको बेल आइकन को क्लिक करना होगा ताकि नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन या आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में प्राप्त हो जाए। जो विद्यार्थी वीडियो देखने के पश्चात टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं वे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, आपको टेस्ट में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक दिन 6 से 6:30 बजे तक टेस्ट लिया जाता है वीडियो पे आधारित प्रश्नों का। और वीडियो भी आपके वीकली करंट अफेयर्स, एमपी करंट अफेयर्स, साइंस की वीडियो लेकर हम आए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिस भी प्रकार की आपको अन्य क्लासेस चाहिए। आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर ही नई क्लासेस लाई जाती है। तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहें हमारे साथ। जीएस परिवार आपका परिवार है, इसको सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। एमपी करंट अफेयर्स के पहले भाग को आपने काफ़ी सफलता प्रदान की। एमपी करंट अफेयर्स की पार्ट 1 की अपार सफलता के बाद काफ़ी आपने सफलता दी है। इस सफलता के बाद आज हम एमपी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो देखिएगा, ये रातें आपसे कहेंगी कि सो जाओ मेरे दोस्त, तुम सोना मत, ये माँ मस्ती की नगरी है। हम एमपी पुलिस लेकर जाएंगे, हम जेल पेरी लेकर जाएंगे, हम वर्ग 3 लेकर जाएंगे। याद रखिएगा, ये रातें आपसे कहेंगी कि सो जाओ, पर तुम सोना मत, तुम पढ़ते रहना, क्योंकि जिस कोने में तुम सो रहे हो उसी के दूसरे कोने में कोई रात को जागकर पढ़ रहा होगा। ये पढ़ाई है मेरे दोस्त, ये सो कर नहीं, ये जाग कर की जाती है। सपने हम खुली आंखों से देखेंगे और खुली आंखों से पूरे करेंगे। तो साइंस विद शिवम सर, साइंस पढ़ें, करंट अफेयर्स विद शिवम सर के साथ आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ें और आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को भी पढ़ें। तो जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें, बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है और ये कहाँ पर की गई है? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। अंगदान के क्षेत्र में सर्वोपरि कार्यों के लिए किस राज्य को सोटो अवार्ड से सम्मानित किया गया? जिस प्रकार रक्तदान महादान होता है उसी प्रकार से अंगदान एक ऐसा दान है जिसको आप करके देखें, अच्छा लगता है। देखिएगा, ये जो शरीर है ये शरीर एक मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस शरीर को मिट्टी में मिलाने से पहले आप इस शरीर का दान कर दें ताकि जब भी आपकी डेथ हो तो ये शरीर के अंग जो हैं वो किसी और के काम आ सकें। आप बोलोगे शरीर के अंग दान कर देना, फिर हम क्या करेंगे? आप अंग दान कर सकते हो। जैसे ही आपकी डेथ होती है तो आपके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं और किसी जो व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसके शरीर में वो लगा दिए जाते हैं। तो इसी अंगदान के सर्वोपरि कार्य के लिए मध्य प्रदेश को सोटो अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम ही सभी भारतीयों और साथ में मध्य प्रदेश के व्यक्तियों के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये सम्मान की बात है कि मध्य प्रदेश सोटो अवार्ड प्राप्त करने वाला और अंगदान के क्षेत्र में सर्वोपरि कार्य करने वाला पहला स्टेट बना है। और इसी स्टेट में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, इंदौर ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया अंगदान के कार्य के लिए। अगला प्रश्न, आदिवासी विकास खंडों में
आदिवासी विकास खंडों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जो आदिवासी विकास खंड होते हैं जहां पर चिकित्सकीय सुविधा नहीं पहुंच पाती है, उन सभी स्थानों पर चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचानी है और वहां का विकास करना है। और इसी विकास के लिए एक योजना लाई गई है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना। मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना से आप तात्पर्य ये भी प्राप्त कर सकते हो, रावण के वैद्य का नाम सुना होगा आपने। रावण के वैद्य का नाम था सुषेण। क्या नाम था? सुषेण। आपको पता होगा जब भगवान राम और लक्ष्मण लंका जाते हैं सीता जी को लेने के लिए, सीता जी को राक्षस रावण ब्राह्मण था, काफ़ी प्रसिद्ध ब्राह्मण था, लेकिन उसकी अहंकार था, अहंकार इंसान को गिरा देता है। आप भी अहंकार न करें। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हमको याद हो गया है, तो अहंकार इंसान को गिरा देता है। वीडियो देखें, पुनः देखें। ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में पूरी देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स की अलग बनी हुई है, वीकली करंट अफेयर्स की अलग बनी है, साइंस की अलग बनी है, एमपी करंट अफेयर्स की अलग बनी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो को एक बार पुनः रिवीजन करें, डेली नोट्स बनाएं। देखिएगा, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन पीडीएफ से ज़्यादा ज़रूरी क्या लिखना। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। टेस्ट दोगे वहाँ पर आपको तुरंत याद आएगा, क्योंकि हमने इसको नोट डाउन किया था, लिखा था। तो याद रखें, सभी लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को पुनः देखें, ताकि आप कभी भी अहंकार में ना हो कि हमको सब याद हो गया है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, रावण अहंकारी ने सीता जी को क्या किया था, वो क्या बोलते हैं, उठा करके ले गया। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण उनको छुड़ाने के लिए, उनको लेने के लिए कहाँ पर जाते हैं? लंका जाते हैं। इसी युद्ध में लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगती है। किसके द्वारा? मेघनाथ के द्वारा। जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण शक्ति लगती है तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। क्लियर हुआ? मूर्छित होने के पश्चात वहाँ पर वैद्य की आवश्यकता होती है, और जो प्रसिद्ध वैद्य होता है वो कहाँ पर रहता है? रावण की लंका में। रावण की लंका से प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया जाता है, और उस वैद्य का नाम क्या था? सुषेण था। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी उस समय उनका इलाज जिस वैद्य ने किया था, जिस डॉक्टर ने किया था, वो कौन थे? सुषेण थे। और सुषेण किसका डॉक्टर था? आपका रावण का। जैसे नहीं बोलते हम फैमिली डॉक्टर, तो फैमिली डॉक्टर था वो। अगला प्रश्न, देश के सर्वश्रेष्ठ 10 स्थानों की सूची में शीर्ष 3 मध्य प्रदेश के किस स्थानों में शामिल किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के 3 शामिल हुए हैं, जिसमें पहला है आपका कौन? आदिम जाति कल्याण थाना बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, आदिम जाति कल्याण थाना बुरहानपुर। बुरहानपुर को शामिल किया गया है। बुरहानपुर यदि हम बात करें निमाड़ क्षेत्र के नीचे आता है। बुरहानपुर निमाड़ क्षेत्र के नीचे आता है। निमाड़ क्षेत्र यदि हम बात करें तो पश्चिम निमाड़ पूर्वी निमाड़ में बटा हुआ है। खंडवा, खरगोन, सुनहरे जिले। पूर्वी निमाड़ आता है आपका खंडवा, पश्चिम निमाड़ आता है खरगोन, इसको कहते हैं सुनहरे जिले, और पूरा क्षेत्र कहलाता है निमाड़। इसी के नीचे आपका क्या? बुरहानपुर। बुरहानपुर को एक टैग भी दिया जाता है, गंजेड़ियों का शहर। गंजेड़ियों का जिला या गंजेड़ियों का शहर कौन है? बुरहानपुर है। अब गंजेड़ी आते कहाँ से? तो आपको पता होगा, बुरहानपुर के जस्ट ऊपर ही आपको मिलेगा पूर्वी निमाड़ खंडवा। पूर्वी निमाड़ खंडवा में गांजा का उत्पादन होता है। गांजा खंडवा से लेके आते हैं और नीचे बुरहानपुर में आके पीते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गंजेड़ियों का शहर। याद रखिए, मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन होता है खंडवा में, जबकि अफीम उत्पादित होती है मंदसौर में। और गंजेड़ियों का शहर कौन है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर के आदिम जाति कल्याण थाना को शामिल किया गया है सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में। बुरहानपुर से आपकी ताप्ती नदी भी निकलती है। बैतूल के मुल्ताई ज़िले से, बैतूल मुल्ताई से ताप्ती नदी निकल आती है, और वो आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर बहती है। साथ में वो कहाँ पर जाती है? आपके बुरहानपुर में भी जाती है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, स्टोन ग्रेनाइट पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो स्टोन ग्रेनाइट, देखिए स्टोन मतलब होता है पत्थर, और ग्रेनाइट मतलब होता है ग्रेनाइट का पत्थर, जो चिकना पत्थर होता है। आपने देखा होगा जो किचन होती है, किचन में एक टाइल्स लगी होती है, जो टाइल्स है वो चिकना पत्थर होता है, हरा कलर का, और जैसे हम कहते हैं काला कलर का जो आता है बिल्कुल पत्थर, कोटा स्टोन होती है, कोटा से आती है। एक होती है ग्रेनाइट का पत्थर, जो क्या रहता है? स्टेन पर लगाने के लिए काम आता है। तो भाई स्टोन ग्रेनाइट पार्क कहाँ पर बनेगा? छतरपुर में। छतरपुर सागर संभाग के अंतर्गत आता है। सागर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से अलग हुआ 52वां जिला आपका निवाड़ी। क्लियर हुआ? छतरपुर। और छतरपुर में क्या आपका? खजुराहो है। तो स्टोन ग्रेनाइट पार्क कहाँ पर बनेगा? छतरपुर में बनेगा। साथ ही एक और चीज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खदान है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खदान है। हीरा तराशने का कारखाना जबलपुर में मिलेगा।
जबकि हीरा म्यूजियम या हीरा संग्रहालय कहाँ पर मिलेगा आपको? छतरपुर में मिलेगा। क्लियर हुआ? खजुराहो, छतरपुर में खजुराहो में मिलेगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस मंत्री को फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री 2019 से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो मंत्री है जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीतू पटवारी। तो जीतू भाई पटवारी हमारे बने मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मंत्री। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 25वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के 25वें हाईकोर्ट के जस्टिस बने अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार मित्तल। देखिए, अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के कौन है? गीता मित्तल हैं। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। क्लियर हुआ? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2019 से 1 नवंबर सन 2020 तक की अवधि को किस जनजातीय कला के रूप में मनाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंड। गोंड कला के रूप में हम मना रहे हैं। तो 2019 से 2020 जो 1 नवंबर 2020 आ रहा है, यहाँ तक को हम क्या बनाएंगे? गोंड कला के रूप में इसको मनाएंगे। देखिएगा, 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश के ऊपर एक इतना अच्छा लेक्चर लेके आ रहे हैं जो तकरीबन आपका 1 घंटे तक का रहेगा, और इस लेक्चर को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। इतना अच्छा लेक्चर रेडी किया जा रहा है जो मध्य प्रदेश का एक ऐसा अध्ययन कराएगा, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो आपको वहाँ पर यह मानो कि प्रश्न आने की पूर्णतः संभावना रहेगी। वहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर इसको अपलोड किया जाएगा। अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना की जाएगी होशंगाबाद तथा छिंदवाड़ा में। होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना की जा रही है। हॉर्टिकल्चर हब में यदि हम देखें तो इसमें हब मतलब होता है सभी चीज़ें एक स्थान पर प्राप्त हो जाना। फल हो, सब्जी हो, पेड़ हो, मसाले हो, फूल हो, इत्यादि सभी सामानों का यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा। और यही हब कहाँ पर बनाया जा रहा है आपका? होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में। देखिए, आज हम एक प्रश्न का अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। कर्क रेखा आपने सुनी होगी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? हम इसका अध्ययन करेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? हम इसका अध्ययन करेंगे। और कर्क रेखा दुनिया के कितने देशों से गुजरती? हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब भी प्रश्न को पढ़ें तह से जाएं, ऊपर तक जाएं। नीचे से शुरुआत करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, भारत के कितने राज्यों से और दुनिया के कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसी को अध्ययन करते हैं। उससे पहले ज़रा देख लीजिए, दुनिया पूरी गोल है। दुनिया पूरी गोल है। कुछ बोलते हैं कि दुनिया चपटी है, पर चपटी नहीं है, दुनिया पूरी गोल है। देखिएगा, बीच में जाती है आपकी कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा की यदि आप 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री यदि आप नीचे जाओगे तो मिलेगी आपको मकर रेखा। क्लियर हुआ? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर हुआ? और ऊपर यदि आप आते हो तो यहाँ पर मिलेगी आपको कर्क रेखा, और इधर मिलेगी आपको मकर रेखा, और यहाँ पर मिलेगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस प्रकार से रहती है अक्षांश रेखा, और इस प्रकार से जब होती हैं तो वो कहलाती है आपकी देशांतर रेखाएं। क्लियर हुआ? अब जरा देखिएगा, ये जो है आपका ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये कहलाता है पूर्वी और ये कहलाता है पश्चिमी। क्लियर हुआ? अब जो आपकी कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा दुनिया के तो 18 देशों से जा रही है। क्लियर हुआ? भारत के 8 राज्यों से जा रही है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से जा रही है। इसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। और आपका भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या देशांतर में। क्लियर हुआ? तो इसी को हम अध्ययन करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, कर्क रेखा यदि हम बात करें तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के जाती है। अब वो 14 ज़िले कौन हैं आपके? तो देखिए ज़रा, सबसे पहला आता है आपका रतलाम। रतलाम के बाद मिलेगा उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिलों से कर्क रेखा होकर आपकी गुजरती है। क्लियर हुआ? देखिए, शाजापुर से नहीं जाती है, याद रखें, शाजापुर से नहीं जाती है, क्योंकि शाजापुर से 51वें जिला आपका आगरमालवा अलग हुआ, तब से कर्क रेखा कहाँ जाती है आपकी? आगरमालवा से जाती है। क्लियर हुआ? अब यदि हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा को आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं संभाग के अकॉर्डिंग।
अब संभाग के अकॉर्डिंग आप कैसे याद रखेंगे, तो ज़रा देखिएगा, यदि हम बात करें रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा, ये तीनों एक में। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, उज्जैन संभाग के 3 जिलों से कर्क रेखा जाती है। भोपाल संभाग में राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, अर्थात पाँचों जिले। भोपाल संभाग के सभी 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका प्रश्न यह भी बन सकता है कि किस संभाग के सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आंसर क्या होगा, भोपाल। भोपाल के सभी जिलों से गुजरती है। क्लियर हुआ। फिर आता है सागर, तो सागर में आएंगे सागर और दमोह 2। इसके बाद जबलपुर में जबलपुर कटनी संभाग। उमरिया में आया शहडोल संभाग में आएगा उमरिया और शहडोल। तो याद रखें, उज्जैन संभाग के 3 जिले, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। फिर भोपाल संभाग के 5 जिले, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। फिर सागर संभाग के 2 जिले, सागर और दमोह। फिर जबलपुर संभाग के 2 जिले, जबलपुर, कटनी, चूनानगरी कटनी है। फिर आपके शहडोल संभाग के 2 जिले, शहडोल और उमरिया। क्लियर हुआ। अब जरा देखिएगा, यदि आप देखोगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें क्रम रहेगा आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। क्लियर हुआ। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 राज्यों का क्रम क्या है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर हुआ। यहीं आपको राजस्थान में एक माही नदी मिलेगी। माही नदी कर्क रेखा, माही नदी को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा दुनिया की किस नदी को 2 भागों में काटती है, 2 बार काटती है, तो आंसर क्या होगा आपका, माही नदी, राजस्थान। अब देखिए, दुनिया के 18 देशों से गुजरती है कर्क रेखा। अब वो दुनिया के 18 देश क्या हैं, तो 18 देश याद भी करिएगा। बाकी यदि आप याद ना कर पाए तो एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, उसके माध्यम से भी याद रखें। तो पहले हम देश देख लेते हैं, वो 18 देश कौन से हैं। तो सबसे पहले मिलेगा आपको अल्जीरिया, ये देखते चलें, अल्जीरिया, ये मेक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया, ये देश हैं। क्लियर हुआ। पढ़ते चले साथ में। अब देखिएगा, ट्रिक देखिएगा, ये ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आपको क्या मिलेगी, तो ज़रा देखिएगा, ट्रिक क्या है। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ कि चाची बाग में मोर को कैसे सवाली होंगी। क्या है ट्रिक, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ कि चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होंगी। आप देखिएगा, रिपीट करके इस ट्रिक को दोबारा सुन लीजिएगा, हम पढ़ देते हैं। तो देखिएगा, मैं से आ जाता है मेक्सिको, अल्जीरिया आ जाता है, मामा से आएगा माली और मारितिया, फिर आता है आपका इनाम से आता है इजिप्ट, नाइजर और म्यांमार। क्लियर हुआ। फिर यूएई से आता है संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर हुआ। बताओ से आता है आपका बहामास, ताइवान और ओमान। बताओ में आएगा बहामास, ताइवान, ओमान। चाची से आएगा चाड और चीन। इसके बाद बाघ से आएगा बांग्लादेश। इसके बाद मोर से आएगा मोरक्को। फिर आएगा आपका संवाली से सऊदी अरब, भारत और लीबिया। तो ये 18 देश है जहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर हुआ। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से। क्लियर हुआ। तो देखिएगा अगला प्रश्न, अत्याधुनिक वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो अत्याधुनिक वायुमंडलीय प्रयोगशाला, इसके माध्यम से हम वायुमंडल में होने वाली सभी क्रियाओं का आसानी से पता लगा सकेंगे। देखिएगा, पहली बात तो जितने भी बादल बनते हैं, वर्षा होती है, धूल कंकड़, ये सभी चीज़ें पाई जाती है क्षोभ मंडल, स्थल मंडल के ऊपर आपका जो क्षोभ मंडल होता है वहीं पर पाई जाती है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीहोर। सीहोर के रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रश्न है, तो पढ़िएगा, वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर कर रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर डी, सीहोर में। प्रश्न देखिएगा, देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर, देखिए विद्यार्थियों, मुकुंदपुर सतना और गोविंदगढ़ रीवा। ये दोनों प्रश्न आपको अक्सर क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, दोनों के बारे में जितना आपको डिटेल से हो सके। बाकी हम आपको बता देते हैं, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, इसकी स्थापना की जा रही है गोविंदगढ़ रीवा में। गोविंदगढ़ रीवा जो आमों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आम जो हापुस आम होते हैं महाराष्ट्र के, वो आपको गोविंदगढ़ रीवा में भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध आम मिलते हैं। तो गोविंदगढ़ रीवा में तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है, जबकि मुकुंदपुर सतना में आपको मिलते हैं व्हाइट टाइगर सफारी।
पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं हम आपके लिए। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के साथ जो प्रश्न विगत वर्षों में स्टैटिक फैक्ट के रूप में बने उन सभी को भी हम कवर करते हैं। तभी हम बोल रहे हैं 2018, 19, 20 3 सालों के संपूर्ण प्रश्नों को, संपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आपको 5 वीडियो में इस प्रकार कवर कराएंगे कि आप इन वीडियो के देखने के पश्चात एक ही बात कहेंगे, जीएस परिवार हमारा अपना परिवार। देखिएगा, गोविंदगढ़ रीवा में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनेगा, जबकि मुकुंदपुर सतना में आपका क्या बनेगा, व्हाइट टाइगर सफारी बनेगा। टाइगर की यदि बात करें, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है और उसी टाइगर स्टेट के पास कितने टाइगर हैं, 526। तो 526 हमारे पास टाइगर हैं, जबकि सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा किसके पास है, कर्नाटक 524। याद रखिए, ज़्यादा पीछे नहीं है, एक आध इधर उधर होगा दिक्कत आ जाएगी। तो 524 कर्नाटक के पास है और 526 किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है। और टाइगर की सुरक्षा के लिए ही हमने अंडरपास का निर्माण भी किया है, और अंडरपास का निर्माण आपको पता होगा हमने किया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में है। NH-44 जो पहले NH-7 हुआ करता था, वो NH-44 जो गुजरता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, उसी के नीचे हमने अंडरपास बनाया है। अंडरपास बनाने का तात्पर्य यही है, जो टाइगर, जो जानवर, जो वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के जो जीव हैं, जब वो सड़क से गुजरते तो एक्सीडेंट होने का खतरा अत्यधिक रहता है। उन्हीं को जीवन प्रदान करने के लिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमने अंडरपास बनाया है। देखिए हम जब भी करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, आपको एमपी मैप का अध्ययन जरूर करवाएंगे। हम आपके लिए 5 के 5 वीडियो में एमपी मैप का अध्ययन कर सकते हैं, तो आप इन 5 को 10 बार करें, वीडियो को पुनः देखें और एमपी का मैप का अध्ययन करें। एमपी मैप अध्ययन करने से आपको देश की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कौन कहाँ पर है। देखिएगा, हम एमपी को पूरे अध्ययन तरीके से पढ़ने के लिए सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए एमपी मैप का अध्ययन करना। हम उसमें, आप पहले वीडियो में आपको पढ़ा कर गए थे एमपी के सभी जिलों के बारे में, संभाग के बारे में। आज आप हमारे साथ दोहराइएगा। मध्य प्रदेश में 52 जिले, कितने जिले हैं विद्यार्थियों, 52 जिले, और संभाग कितने हैं, 10। उन 10 संभागों को हमारे साथ दोहराएं। तो पहला आएगा आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर। ये पहला कौन आएगा आपका, भिंड, मुरैना, श्योपुर। और इसमें आपके कौन आएंगे, चंबल संभाग। क्लियर हुआ, भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल संभाग। फिर आता है आपका ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। 5 आ गए, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर संभाग। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं हम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, और इधर मिलेगा आपको आगर मालवा, ये और इतने ही हैं। हाँ, देवास, एक देवास। तो रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, ये आपको 7 जिले कहाँ पर मिलेंगे, उज्जैन संभाग में मिलेंगे। क्लियर हुआ। फिर आते हैं इंदौर संभाग, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा, ये आते हैं इंदौर संभाग में। गिन लेते हैं हम, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आते हैं आपके इंदौर संभाग में, 7 थे हमारे जबलपुर में। क्लियर हुआ। तो देखिएगा जरा, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये इंदौर संभाग में आएंगे। अभी हमने आपको बताया था निमाड़ क्षेत्र खंडवा खरगोन से बनता है। खंडवा बनता है आपका पूर्वी निमाड़, खरगोन बनता है पश्चिमी निमाड़। खंडवा में गांजे की खेती होती है और मंदसौर में अफीम की खेती होती है। गजेड़ियों का शहर हमने किसे कहा था, बुरहानपुर को कहा था, और ये सर्वश्रेष्ठ स्टेशन के रूप में भी चुना गया है। बुरहानपुर से ही आपकी कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है, जो बैतूल के मुल्ताई से निकल के आती है। क्लियर हुआ। देखिए, फिर आता है आपका नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ये 3 आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। फिर आता है आपका जबलपुर संभाग, तो जबलपुर, नरसिंहपुर, कंप्यूटर बाबा यहीं से थे आपके, नामदेव दास त्यागी। तो जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और कटनी, ये आते हैं आपके जबलपुर में। तो कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, जबलपुर संभाग। अगला देखते हैं शहडोल संभाग में, तो शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया यहाँ से आएंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद मिलेगा आपको रीवा संभाग, तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, 4 मिलेंगे आपको रीवा संभाग में, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिएगा भोपाल, तो भोपाल में मिलेंगे आपको भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन। क्लियर हुआ। तो राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन, कर्क रेखा इन पाँचों जिलों से गुजरती है। तो भोपाल संभाग के सभी 5 जिलों से कर्क रेखा भी गुजरती है आपकी। फिर आता है आपका अंतिम संभाग, जो कौन है आपका, सागर संभाग। सागर संभाग में कौन मिलेगा, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, और एक अलग हुआ आपका कौन सा, निवाड़ी।
ये आपके 52 जिले 10 संभाग हैं। क्लियर हुआ। कर्क रेखा अभी हमने आपको बताई थी, कर्क रेखा इस प्रकार से आपके जाती है, कितने जगह से जाती है तो आप हमारे साथ दोहराएं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, फिर आता है भोपाल संभाग के सभी जिले, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। सागर के 2 आएंगे आपके, सागर और दमोह। जबलपुर में आपके फिर 2 आएंगे, जबलपुर और कटनी। शहडोल में आएंगे शहडोल और उमरिया। क्लियर हुआ। यदि हम देखें मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा हम आपको पढ़ा करके गए थे। मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली से। पहले सीधी से जाती थी, सिंगरौली सीधी से अलग हुआ, अब कहाँ से जाती है? आपकी सिंगरौली से। क्लियर हुआ। हमने आपको पूछा भी था पिछले वीडियो में, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और वो 5 राज्य आपके कौन से मिलेंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 जिलों से, 5 राज्यों से कर्क मानक समय रेखा जाती है। और मानक सीमा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के जाती है? तो सिंगरौली से होकर जाती है। क्लियर हुआ। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। क्लियर हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। इस परिवार को जितनी सफलता आप प्रदान कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग देखकर हमको खुद इतना मोटिवेट होते हैं कि विद्यार्थी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उनके लिए मेहनत करें। आपको लगता है एक सब्सक्राइबर हमको क्या देगा? तो विद्यार्थियों, आपका एक सब्सक्राइबर हमको 10 मिनट का और मोटिवेट देता है। जब हम 1 घंटे तैयारी करते हैं आपके लिए, तो हम ये चाहते हैं कि 10 मिनट और करें, क्योंकि विद्यार्थी हमारे लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। जब ये परिवार, आप जिस उम्मीद के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, इस परिवार को बड़ा बना रहे हैं, उसी उम्मीद के साथ हम भी लगे रहते हैं कि ये परिवार, आप सबके परिवार को हम कभी झुकने नहीं देंगे। याद रखें, ये परिवार आपका परिवार है। शान से सभी के साथ शेयर करें। आपको ये बिल्कुल हम बता देते हैं, ये विद्यार्थी बिल्कुल निश्चित हो जाएं, आप जिसके भी साथ ये शेयर करेंगे, वो विद्यार्थी इस चैनल पर आने के बाद दोबारा नहीं जाएगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए प्रशंसनीय कार्य होगा। तो सभी विद्यार्थियों, आपसे हम विदा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी आशा और उम्मीद के साथ। पढ़ते रहें, देश को स्वच्छ करें, स्वस्थ रहें।